जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोविला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम आपके लिए 5 क्वेश्चंस ला रहे हैं। हर फैकल्टी अपने अपने विषय से आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रही है जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, राइट। तो आपने उन क्वेश्चंस को लाइटली नहीं लेना है। तो यहाँ पर आज आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे हिस्ट्री से और कुछ प्रश्न मिलेंगे आपको पॉलिटी से, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहला है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसां। अब जैसे कि हम अच्छी तरह जानते हैं, जैसे जिसने भी अगर जिसने भी अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें हम पढ़ते हैं एक रेनेसा जो यूरोप में आया था, ठीक है। और जिसके कारण कहीं ना कहीं जो यूरोप है वो इतना सक्षम हुआ कि आगे चल के हमें दिखता है कि आविष्कार होने लगे, और जिसके द्वारा कहीं ना कहीं जो यूरोपियन जो देश हैं वो भारत में आने लगे अपने बड़े बड़े जहाज़ों में। यानी कि उनके जहाज़ इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो ओपन सी से मेरा तात्पर्य है जैसे बड़े बड़े जो समुद्र हैं, महासागर हैं, जैसे इंडियन ओशन, अरेबियन सी, मतलब कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पहले के शिप्स क्या होते थे, वो ज़मीन के साथ साथ चलते थे, ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, ओपन सी में नहीं जाते थे, परंतु अब जाने लग गए। तो ये रेनेसा की वजह से हुआ, ठीक है। तो यानी कि रेनेसा से हम क्या समझते हैं, जहाँ पर समाज की जो कुप्रथाएं होती हैं उसको हटाया जाता है और तकनीक की तरफ बढ़ा जाता है, उसको हम रेनेसा कहते हैं, राइट। ये एक रिबर्थ होता है। तो वैसे ही यहाँ पर पूछा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कौन है। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसा में जो नाम आता है वो आता है राजा राम मोहन रॉय का, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आता है क्योंकि जैसे राजा राम मोहन रॉय जो थे, ये इन्होंने काफ़ी प्रयास किए, जो भी उस समय के समाज में जो कुप्रथाएं थी, जिसमें मुख्यतः इम्पोर्टेंट जो था, जो मेनली जो था, वो था आपका सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा जो मुख्यतः क्या था, सती प्रथा। सती प्रथा आप जानते होंगे, जिसमें होता था कि अगर जो हस्बैंड है उसका अगर मृत्यु हो जाता है किसी भी कारण, तो उसकी चिता में उसकी जो वाइफ होती थी, उसकी जो धर्मपत्नी होती थी, उसको जिंदा जला दिया जाता था। इस तरह की ये प्रथा थी। तो कहा जा सकता है कि धर्म के नाम पे एक हत्या होती थी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, राइट। तो इसी के प्रति जो राजा राम मोहन रॉय है वो एक याचिका दायर करते हैं विलियम बेंटिक के कोर्ट में, ठीक है। क्योंकि ये बात है 1828 के आसपास की। 1828 में जो हमारे इस समय जो गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, वो हैं विलियम बेंटिक। और ये बात भी सत्य है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, वो भी विलियम बेंटिक बना। कैसे? क्योंकि विलियम बेंटिक भारत में आ चुके थे। जैसे आने को तो वो 1804 में आ चुके हैं। 1804 में वो मद्रास के गवर्नर बने थे, मद्रास के गवर्नर, फिर वापस चले गए थे, फिर आए थे भारत में। तो 1828 के समय पे वो एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्योंकि 1833 वाले अधिनियम से 1833 से ही जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। तो इसीलिए यहाँ पर भी पोस्टेड कौन है, विलियम बेंटिक। इसीलिए विलियम बेंटिक को हम क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसीलिए कहते हैं। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक के कोर्ट में याचिका दायर करते हैं राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के विरुद्ध, और जो कि विलियम बेंटिक जो हैं कानूनी रूप से जो सती प्रथा है उसको एक अपराध की श्रेणी में डाल देते हैं, ठीक है। जिस कारण हमें दिखता है कि एक भयानक रीति रिवाज थे, कुछ भयानक, उनमें से एक है सती प्रथा, उसका अंत होता है। तो इसके पीछे जो मुख्य जो व्यक्ति हैं वो है राजा राम मोहन रॉय। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इन्होंने शिक्षा के लिए भी बहुत काम किए थे। समाज को इन्होंने शिक्षित किया है, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना भी करी थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने करी थी, राइट। ये भी आपने याद रखना है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। आगे देखते हैं, हु वॉज द लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। वाइस रॉय, अब देखो वाइस रॉय का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए ये वाइस रॉय शब्द कहाँ से शुरू हुआ। आप जानते हैं 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद कहीं ना कहीं इस क्रांति को दबा दिया जाता है और एक एक्ट लाया जाता है जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके माध्यम से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उस पद को ख़त्म कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को ख़त्म कर दिया गया और एक नया पद लाया गया वाइस रॉय का, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि पद तो ख़त्म किया, परंतु वही आदमी को वाइस रॉय बना दिया। यानी कि जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की भूमिका निभा रहा था इस समय, यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग क्या है, अगर मैं 1857 के आसपास की बात करूं तो उस समय लॉर्ड कैनिंग ही है, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे। परंतु इस अधिनियम के द्वारा अब जो
लॉर्ड कैनिंग है वो क्या कराएंगे, वाइसरॉय, यानी कि अलग से कोई नया वाइसरॉय नहीं आया था, उसी व्यक्ति को वाइसरॉय बना दिया गया। परंतु इतना याद रखेंगे 1858 से हम क्या कहते हैं, वाइसरॉय। तो यहाँ पर पूछा गया है हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय। अब लास्ट वाइसरॉय जो है ये कहाँ तक चला है, जब आप देखिएगा जब तख्ता पलट हो जाता है, यानी कि आज़ादी घोषित कर दी जाती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि जैसे मैंने कहा है, अगर मैं बात करूं 20 फरवरी 1947 की, तो इसमें घोषणा की जाती है क्लेमेंट एटली द्वारा। किसके द्वारा, क्लेमेंट एटली के द्वारा घोषणा की जाती है कि भारत को हम 30 जून 1948 को आज़ाद कर देंगे। तो ये घोषणा कौन कर रहे हैं, क्लेमेंट एटली। और जो क्लेमेंट एटली साहब है ये एक लेबर पार्टी के सदस्य हैं, और लेबर पार्टी का नाम सुनते ही आप समझ रहे होंगे, लेबर यानी कि मजदूर। और ये पार्टी जो है ये राजनीतिक दल जो है ये अधिकारों की बात ज़्यादा करता था, और कहीं ना कहीं दबाव कुछ और भी थे, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इनके पास कोई भी शक्ति थी नहीं, आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर हो चुकी थी, और भारत में राष्ट्र की भावना काफ़ी बढ़ चुकी थी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन भारत में चल रहा था 8 अगस्त 1942 से। तो इसी कारण कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा कि अब भारत को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भारत में आपसी दंगे भी काफ़ी चल रहे थे, हिंदू मुस्लिम बड़ी मारकाट हो रही थी, तो ये इस चीज़ से बाहर आना चाहते थे। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि फिर यहीं पर ये जो क्लेमेंट एटली साहब हैं ये एक नए वाइसरॉय को भेजते हैं, एक नए वाइसरॉय को भेजते हैं जिनका नाम है माउंटबेटन। क्या नाम है, माउंटबेटन को भेजते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, माउंटबेटन को भेजते हैं। और इसी के बीच हमें दिखता है कि 15 अगस्त 1947 को एक अधिनियम पारित हो जाता है ब्रिटेन की संसद में, जिसके माध्यम से भारत को आज़ादी दे दी जाती है 15 अगस्त 1947 को। और इस अधिनियम जो ये एक्ट था, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, उसके तहत ये हुआ कि जो वाइसरॉय का पद था उसको ख़त्म कर दिया गया, और एक दोबारा से एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से क्या हुआ, जो वाइसरॉय का पद था उसे ख़त्म किया गया, और एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कहीं ना कहीं एक नॉमिनल हेड होगा। नॉमिनल मतलब वो केवल नाममात्र मुखिया होगा, अधिक जो असल शक्ति होगी वो हमारी भारत की संसद को होगी। अब यानी कि भारत की संसद किसे बना दिया गया था, भारत की जो संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। एक वो संसद की भूमिका भी निभा रही थी, कौन, भारत की संविधान सभा। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद हमें दिखता है कि जो संविधान सभा है उसके 2 अध्यक्ष बन चुके हैं। अगर वो संविधान बनाने का कार्य कर रही है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष हैं, और अगर वो एक संसद की भूमिका निभा रही है यानी कि कानून बना रही है तो उस समय उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। ठीक है, तो यहीं से हमें आंसर मिल गया है कि जो लास्ट वाइसरॉय थे वो हमारे थे लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन जो बने हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ फ्री इंडिया। अगर आपसे कोई पूछेगा हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आप कहेंगे विलियम बेंटिक वाया चार्टर एक्ट 1833, राइट। और आपसे कोई पूछेगा हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो आप कहेंगे माउंटबेटन। और आप ये भी कहेंगे हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय, तो आप कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, राइट। तो इस तरह से आपने प्रश्न को देखना है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि देखिए, इसका जो उत्तर देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एससी के लिए जो शेड्यूल कास्ट होती हैं उसके लिए हमारे पास एक संवैधानिक आयोग था जो कि अनुच्छेद 338 में था। आई रिपीट, जो हमारी अनुसूचित जाति है उसके लिए एक संवैधानिक आयोग था जो कि अनुच्छेद 338 में था। वैसे ही अगर एसटी की बात करें, जो अनुसूचित जनजाति होती हैं, उनके लिए भी एक संवैधानिक आयोग था जो 338A में है। ठीक है, अब समस्या क्या थी कि जो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, उनके लिए कोई भी संवैधानिक आयोग नहीं था। यानी कि ओबीसी के लिए एक अधिनियम जरूर पारित किया गया था, एक एक्ट था जिसे हम कहते हैं ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट एक्ट ऑफ 1993। यानी कि एक एक्ट था, परंतु वो एक संवैधानिक दर्जे का कानून नहीं था। तो इसीलिए मांग उठती रहती थी, जो भी बैकवर्ड क्लासेस थी वो मांग उठाते थे कि हमें भी संवैधानिक दर्जा दिया जाए, क्योंकि अगर एससी को संवैधानिक दर्जा है, एसटी को संवैधानिक दर्जा है, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। इसीलिए अंत में एक संशोधन किया जाता है 2018 में। आई रिपीट, 2018 में एक संशोधन किया जाता है संविधान में, जिसमें हम कहते हैं 102। ये कब किया जाता है? 2018 में। और ओबीसी को मिल जाता है एक संवैधानिक आयोग।
अब यानी कि ओबीसी से संबंधित जो आयोग है, ओबीसी से संबंधित जो आयोग है वो आपको मिलता है 338 बी में। तो ये बात आपने याद रखनी है। और इसमें जो संशोधन है वो कौन सा है, 102, राइट, जो 2008 में हुआ है। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे हमारे जो राज्य होते हैं, राज्य में अगर कुछ राज्यों के पास एक सदन होना तो अनिवार्य है, जिसे हम विधानसभा कहते हैं, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली, वो होना तो अनिवार्य है। परंतु जो दूसरा होता है जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, उसके लिए विकल्प होता है। इसलिए वर्तमान से मेरा तात्पर्य है, आज 19 जुलाई 2023 है, तो आज के हिसाब से भारत में केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और वो कौन कौन से हैं, वो हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, यानी कि राज्य के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल होना विकल्प होता है। और अगर जब आप आर्टिकल 139 पढ़ेंगे तब आप, माफ़ कीजिएगा, 139 नहीं, आर्टिकल 169 जब आप पढ़ते हैं तब आपको दिखेगा, उसमें बता रखा है कि प्रक्रिया कैसे कोई राज्य एक विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना भी सकता है और हटा भी सकता है। परंतु ध्यान देने वाली बात है, राज्य केवल आग्रह कर सकता है, बनाने और हटाने का जो जिम्मेदारी है वो संसद की है। राज्य अपने स्तर पे एक विधायक, माफ़ कीजिएगा, एक प्रस्ताव लाएगा राज्य। एक उदाहरण से इसे समझते हैं, मानते हैं हरियाणा चाहता है कि उसके पास एक विधान परिषद बने, तो हरियाणा क्या प्रक्रिया करेगा, जो संविधान में बताई गई है। हरियाणा अपने स्तर पे एक प्रस्ताव लाएगा जिसे वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगा, ठीक है, विशेष बहुमत से। स्पेशल मेजोरिटी से मेरा तात्पर्य है 50% ऑफ द मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ द मेंबर्स। इसके बाद जब वो हरियाणा अपने स्तर पे ये प्रस्ताव पारित करेगा विशेष बहुमत से, तत्पश्चात ये जाएगा संसद के पास। फिर संसद बाध्य नहीं है, संसद इसको रोक भी सकती है। ये संसद के विवेक पर निर्भर करता है। अब हम ये लेके चलते हैं कि संसद कहीं ना कहीं एग्री हो गई है और संसद क्या करेगी, इससे संबंधित जो विधेयक है उसे पारित करेगी। तत्पश्चात जो हरियाणा है उसको उसका जो दूसरा सदन है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, वो मिलेगा, ठीक है। अब जो विधान परिषद है, विधान परिषद को इंग्लिश में हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और अगर राज्य जोड़ दें तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये कभी भी इसका विघटन नहीं होता है। जैसे लोकसभा होता है ना, केंद्र में लोकसभा हर 5 वर्ष में उसको भंग होती है और एक नई लोकसभा बनती है, परंतु राज्यसभा जो है उसका कभी भी विघटन नहीं होता। उसका क्या होता है, 1/3 लोग, 1/3 जितने भी सदस्य हैं वो हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। 1/3 लोग हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। तो इसका मतलब होता है जो राज्य की जो, माफ़ कीजिएगा, जो केंद्र की जो राज्यसभा है उसका सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का आता है, ठीक है। क्योंकि 1/3 हर 2 वर्ष में अगर रिटायर होंगे, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 2 6, 1/3 हर 2 वर्ष में रिटायर हो रहे हैं। जैसे इसको ऐसे मैं बताता हूँ आपको, 1/3 हर 2 वर्ष में रिटायर हो रहे हैं, तो जब 3 इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो 6 आएगा। तो यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। वही सिद्धांत लागू होता है आपके राज्यों की विधान परिषदों में भी, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी यही सिद्धांत लागू होता है कि 1/3 जो सदस्य हैं वो हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। तो इसीलिए जो कार्यकाल निकलता है वो निकलता है 6 वर्ष का। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। आगे देखते हैं, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ नो फर्स्ट यूज़। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि नो फर्स्ट यूज़, यानी कि ये एक सिद्धांत है, एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है। हुआ क्या था, इसमें एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि अगर मैं बात करूँ 1998 की, जैसे कि आप जानते होंगे भारत में जो परमाणु परीक्षण किए गए थे वो 2 किया गया था। सबसे पहले वाला था स्माइलिंग बुद्धा, जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। 1974 में एक परमाणु परीक्षण हुआ था पोखराण में, जो कि राजस्थान में है, जिसका नाम रखा है स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। और उसी के कुछ वर्ष बाद यानी कि 1998 में एक और परीक्षण होता है जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये भी पोखराण में किया जाता है, ऑपरेशन शक्ति 1998 में। और इसके बाद क्या, जो भारत है, भारत अपनी जो फॉरेन पॉलिसी होती है, जो फॉरेन डॉक्ट्रिन होती है, वो सभी को ये बताती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, खासकर जो यूएन है, वो काफ़ी गुस्सा हो गया था भारत से इस परीक्षण की वजह से, इसीलिए एनएसजी गठित हो जाता है। इसी के उपलक्ष्य में जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है वो गठित हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो चेक करता है कि न्यूक्लियर का, यानी कि यूरेनियम का गलत इस्तेमाल ना हो, सप्लाई उन देशों को बिल्कुल ना हो जो बम बनाते हैं।
तो NSG गठित हो जाता है इस परीक्षण की वजह से। हालांकि हम इस परीक्षण में आ रहे हैं, तो इस परीक्षण के बाद जो भारत है एक औपचारिक रूप से एक स्टेटमेंट जाहिर करता है और उसमें वो कहता है कि हमने जो ये न्यूक्लियर परीक्षण किया है उसके पीछे हमारा जो उद्देश्य है वो है ओनली रिटेलिएशन। ये ध्यान देंगे इस बात को, रिटेलिएशन मतलब होता है कि हम कभी भी पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे, फर्स्ट यूज़ हमारी तरफ से नहीं होगी। यानी कि हमारी जो नीति होगी वो कभी भी एक्सपेंशन पॉलिसीज़ नहीं होगी, यानी कि हम अपना साम्राज्य को बढ़ाएंगे नहीं, किसी पे ज़बरदस्ती युद्ध नहीं करेंगे कि हमें उसका क्षेत्र चाहिए। यानी कि हम नेपाल पे कभी भी परमाणु बम की धमकी देके ऐसा नहीं कहेंगे कि तो हमसे मिल जाओ, अन्यथा हम आप पे परमाणु फेंक देंगे। हमारा ये कभी उद्देश्य नहीं होगा। हमारा बस एक ही उद्देश्य होगा, वो है रिटेलिएशन। यानी कि अगर किसी ने हम पे आक्रमण किया तब हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो ये जो जितना भी आपको दिख रहा है ऑपरेशन शक्ति जो 1998 में हुआ है, उसके बाद ये डॉक्ट्रिन जारी की गई, नो फर्स्ट यूज़, यानी कि रिटेलिएशन करेंगे हम के खाली। ये किसके नेतृत्व में हुआ? ये हुआ आपके अटल बिहारी वाजपेयी के उसमें। ये काफ़ी दबंग हैं थे, मतलब आप इनकी कभी भी यूट्यूब में देखिएगा, इनकी जो बातें थी, इनकी जो कविताएं थी, काफ़ी उत्साहित करने वाली होती थी, ठीक है। तो इसीलिए ये बात आपने याद रखनी है। तो नो फर्स्ट यूज़ यानी कि हम पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे, परंतु किसी ने आक्रमण किया तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि इस तरह से तैयारी करनी है। और कभी कभी ये अच्छा भी होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं या उससे जुड़ी हुई बातों से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर उससे जो संबंधित बातें हैं आप तक लाऊं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो आपकी टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारे पास पैकेज है, इसमें आप देखेंगे कि ये मात्र आपको केवल 999 का पड़ेगा। इसमें टोटल आपके 20 टेस्ट हैं, ठीक है। 10 इसमें सेक्शनल हैं और 10 इसमें फुल हैं, राइट। आगे देखेंगे कि इसमें आपको सारे प्रीमियम लेक्चर्स दिए जाएंगे, जो भी आपका सिलेबस है उसको पूरा कवर किया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री है, चाहे हिस्ट्री है, जो भी है, और जो आपके एक्ट पूछे जाएंगे वो भी पूरा पढ़ाया जाएगा, जो मात्र आपको पड़ेगा केवल 9,999 का, राइट। और इस तरह से आप देख रहे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको हिंदी में भी, यानी कि आपको जो बाइलिंगुअल है उसमें आपको नोट्स दिए जाएंगे, राइट। और पढ़ाया भी बाइलिंगुअल जाएगा हर टीचर के द्वारा, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे। ये जो एयर एक्ट है आपका 1981 है, वाटर एक्ट, क्योंकि 2 एक्ट आने हैं ना आपके, वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। और देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका 9,999 का कोर्स है उसमें आपको एक 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट। तो काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो आप फर्स्ट 50 में आइए और एक 50% का डिस्काउंट लीजिए, जो मात्र आपको कितने का पड़ेगा? 4,999 का। अन्यथा आपको कितने का पड़ेगा? 9,999 का, ठीक है। और ये हमारा प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हम सारे जो वीडियोस हैं सब कुछ आपको इसमें एक आप जो हमारी ऐप है उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप अपने मोबाइल से कहीं पर भी तैयारी कर सकते हैं, राइट। और ये देखिए ये हमारा रिमार्क है, क्योंकि ये हमारा एक अचीवमेंट है, इसीलिए हम आपको दिखाते हैं। आज ये मैम एक IPS अधिकारी बन गई है, यहीं से इन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, पढ़ा था, आज आप देखिए कहाँ है। और नेक्स्ट हमें आप चाहिए, राइट। और ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम डेली अपडेट्स देते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देती हैं। देखिए इट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 16। मैंने हमेशा कहा इट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 16। जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि भारत में एक ऐसा प्रोसीजर है कि सभी को मौका दिया जाता है पेपर देने के लिए, किसी को रोका नहीं जाएगा, परंतु पोस्टिंग तो उसी को मिलेगी जितनी पोस्टें होंगी, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है? मेरिट में आना, ठीक है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी मेरिट की चांसेस बढ़ाते हैं, ठीक है। पेपर निकालना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरिट में आना भी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे नंबर हैं, आप 24/7 हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ है वो रिजॉल्व की जाएगी, ठीक है। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।